भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविधता से भरी हुई है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक समय तक के सफर में भारत ने अपनी संस्कृति को बदलते समय के साथ आगे बढ़ाया है। भारत की हर एक धरोहर हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और साथ ही हमें हमारे इतिहास से भी जोड़े रखती है। लेकिन वर्तमान में जहां हमारी धरोहर एक तरफ वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वहीं ये अपनी मौलिकता को भी खोती जा रही है। हमारे आज के इस खास वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सांस्कृतिक विरासत होती क्या है। सांस्कृतिक विरासत किसी समुदाय द्वारा अपनाई गई जीवन शैली, परंपराओं और मान्यताओं का वो हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इसमें रीति रिवाज, प्रथाएं, कलात्मक अभिव्यक्तियां और सामाजिक मूल्य शामिल होते हैं। सांस्कृतिक विरासत के दो मुख्य प्रकार होते हैं, मूर्त और अमूर्त, यानी कि टैंजिबल और इनटैंजिबल। मूर्त सांस्कृतिक विरासत में ऐसी भौतिक चीजें शामिल होती हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे इमारतें, स्मारक या बाकी कलात्मक रचनाएं। उदाहरण के लिए राजस्थान के किले और कोणार्क का सूर्य मंदिर। वहीं दूसरी ओर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वे परंपराएं, ज्ञान और कौशल आते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। इसमें वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला और रामलीला जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं जो समाज के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के मुख्य तत्वों में भारतीय ज्ञान प्रणालियां, लोक संस्कृति, कला, स्थापत्य, त्योहार और धार्मिक विविधता शामिल है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में योग और आयुर्वेद जैसे प्राचीन विज्ञान और जीवन दर्शन आते हैं जो अनुभव और कठोर विश्लेषण से विकसित हुए हैं। वहीं भारतीय लोक संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही परंपराएं भी शामिल हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का लावणी नृत्य और बिहार की मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा कला और स्थापत्य में भारत की चित्रकला, मूर्तिकला का समृद्ध इतिहास देखा जा सकता है, जिसमें ताजमहल और खजुराहो के मंदिर जैसी अद्भुत संरचनाएं शामिल हैं। वहीं त्योहारों की बात करें तो हमारे देश में हर समय किसी न किसी कोने में कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। इनके अलावा धार्मिक विविधता भी भारत की खासियत है, जहां हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का उद्भव हुआ और साथ ही इस्लाम, ईसाई, यहूदी और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ शांति से रहते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने से हमें अपनी पहचान और इतिहास का बेहतर एहसास भी होता है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को आपस में जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र और साझा पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक विरासत कई तरह से समाज को एकजुट करती है। ये भाषा, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके लोगों में अपनेपन और एकता की भावना पैदा करती है। इसका एक बेहतर उदाहरण है आरती नामक हिंदू अनुष्ठानिक परंपरा, जिसमें दीपक जलाकर देवताओं की आराधना की जाती है। पूरे भारत के मंदिरों में प्रतिदिन श्रद्धा से निभाई जाती है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक विरासत का आर्थिक प्रभाव भी होता है, जैसे ऐतिहासिक इमारतों और विरासत स्थलों पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। साथ ही शिल्पकला और हथकरघा उद्योग कारीगरों को आजीविका प्रदान करते हैं और भारत का संगीत, नृत्य आदि वैश्विक स्तर पर पहचान पाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। वहीं प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और भगवत गीता हमें ज्ञान और नैतिकता सिखाते हैं, जबकि योग और आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से सुधारते हैं। एलोरा गुफाएं, सुंदरबन और पवित्र उपवन जैसी जगहें न केवल सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि हमें पारंपरिक रूप से संधारणीय जीवन यानी सस्टेनेबल लाइफ जीने की सीख देती है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। भारत सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर के जरिए भी अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते भारत अपनी संस्कृति को विश्व भर में फैला रहा है। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव जैसे विचार हमें दुनिया से जोड़ते हैं। जैसा कि वैश्वीकरण की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों का आपस में मिलना जुलना और सीमाओं का खुलना शामिल है। इसका भारत की सांस्कृतिक विरासत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर हुआ है।
वैश्वीकरण ने हमें दूसरे देशों की संस्कृति से जुड़ने का मौका दिया। इससे हमारे विचार, कलाएं और परंपराएं दूसरे देशों में पहुंची और वहां के लोगों ने इन्हें सराहा। जैसे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प की दुनिया भर में तारीफ होने लगी। इससे अलग अलग संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान भी बढ़ा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार हमारी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का व्यापारिक रूप से इस्तेमाल होने लगा है, जिससे उनकी असली पहचान कहीं खो जाती है। इसके अलावा तीव्र शहरीकरण और विकास के कारण हमारे ऐतिहासिक स्थल और पुरानी बस्तियां प्रभावित हो रही है। पश्चिमी संस्कृति का असर भी हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों पर पड़ रहा है, जिससे उनका महत्व कम होता जा रहा है। इसलिए वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभालना एक चुनौती बन गया है। भारत में विरासत के संरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का एक सुस्पष्ट ढांचा तैयार किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की देखभाल व्यवस्थित रूप से की जाए। सबसे पहले संविधान ने स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की देखभाल के अधिकारों व कर्तव्यों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया है। इसके अलावा संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, अभिलेखों और पुरातत्व स्थलों को संविधान के तहत विशेष रूप से संरक्षित भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 49 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य पर यह दायित्व है कि वह संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का संरक्षण करे। साथ ही अनुच्छेद 51A के तहत ये कहा गया है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इस संवैधानिक ढांचे के साथ ही कुछ विधायी प्रावधान भी किए गए हैं। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 AMASR एक्ट, ये अधिनियम भारत में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण और रखरखाव के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। साथ ही पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति AAT अधिनियम 1972 के अंतर्गत पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात को नियंत्रित किया गया है। यह अधिनियम न केवल इनकी तस्करी बल्कि धोखाधड़ी वाले लेन देन को भी रोकता है। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के समक्ष कई गंभीर खतरे मौजूद हैं, जो इसकी समृद्ध धरोहर को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले भारत ने ऐतिहासिक रूप से बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों का सामना किया है, जिन्होंने न केवल इस विरासत को लूटा बल्कि कई बार अपूरणीय रूप से नष्ट भी किया। वर्तमान में भी कई प्रकार की चुनौतियां सामने हैं। मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क में ऐसे कई लूप होल्स मौजूद हैं जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बाधित करते हैं। AAT अधिनियम 1972 के तहत पुरावशेषों का पंजीकरण शामिल है, लेकिन कलाकृतियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और पंजीकरण प्रक्रिया वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित न होकर विवेक पर निर्भर है, जिससे इसकी सटीकता पर सवाल उठते हैं। भारत का ट्रॉपिकल क्लाइमेट और प्राकृतिक आपदाएं भी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। जैसे कि यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण लाल किले में पानी का भर जाना और साथ ही ताजमहल का भी यमुना के प्रदूषण से प्रभावित होना। इसके साथ ही लालच और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की कमी से प्रेरित सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी न केवल राष्ट्रों को उनकी धरोहर से वंचित करती है, बल्कि यह संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से भी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के मंदिरों से कांस्य नटराज की मूर्तियों की तस्करी इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। भारत सरकार ने विरासतों के संरक्षण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू की हैं, जो हमारे इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ युवा पीढ़ी में इसके प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इन्हीं पहलों में से एक है काशी कल्चरल पाथवे पहल, जिसे G20 देशों के कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक में अपनाया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को होने वाले खतरों का समाधान करना है। इसके साथ ही नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जो मूर्त धरोहरों के संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान देगा। वहीं प्रसाद और हृदय योजनाएं तीर्थ स्थलों और हेरिटेज सिटीज के विकास व सौंदर्यीकरण
पर केंद्रित है, जबकि स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित सर्किट बनाए जा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का हेरिटेज सर्किट। शिक्षा और कौशल विकास के नजरिए से भी सरकार ने कुछ खास पहलें शुरू की है, जैसे कि प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम का आयोजन 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। टॉय क्लस्टर प्रोग्राम के तहत 2020 में उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही भारत को जानो कार्यक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित एक 3 साप्ताहिक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए कई संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जो देश भर में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का जिम्मा संभालता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, जो कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसी संस्थाएं अमूर्त विरासत की सुरक्षा और प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। भारत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है जो सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य समझौते इस प्रकार हैं। 1954 का हेग कन्वेंशन, जो युद्ध के समय सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा पर जोर देता है, और 1970 का कन्वेंशन, जो सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कनाडा ने 10वीं व 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पैरेट लेडी की मूर्ति भारत को वापस सौंपी थी, जो इस समझौते का परिणाम है। भारत की सांस्कृतिक विरासत एक बहुत बड़ा और विविध खजाना है, जिसे संरक्षित करने और उसका उत्सव मनाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को और सशक्त बनाया जा सकता है। उसे बेहतर फंडिंग दी जा सकती है ताकि पुरानी धरोहरों की देखभाल और संरक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित हो। इसके अलावा इसरो और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से देश भर की धरोहरों का GIS आधारित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा सकता है, जिससे इनकी बेहतर देखरेख हो सके। इसके साथ ही नई तकनीकों का उपयोग करके धरोहर स्थलों का सही तरीके से दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण और संरक्षण भी किया जा सकता है। फोटोग्रामेट्री, लिडार, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जैसी बेहतर तकनीकें इन कार्यों को और आसान और सटीक बना सकती हैं। पुरातात्विक स्थलों की खुदाई और अन्वेषण के लिए एक अच्छी नीति भी बनाई जा सकती है, जिसे जनता की राय और नीति आयोग के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाए। सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए दुनिया में कई बेहतरीन तरीके अपनाए गए हैं, जिन्हें भारत में भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि यूनेस्को के रूरीटेज कार्यक्रम, इटली की स्पेशल कारिबिनियरी TPC नाम से बनी पुलिस फोर्स, इंग्लैंड में फैली हेड्रियन वॉल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बनाई गई योजना, जिसमें कई स्थानीय संगठनों और लोगों की भागीदारी होती है। इसके अलावा अंगकोर पुरातत्व पार्क योजना, इसमें लोगों की भागीदारी, कौशल विकास और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, जिसे भारत में भी अपनाया जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी परंपराओं और विविधताओं से भरी हुई है, जो हमारे लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। लेकिन जागरूकता की कमी और गलत तरीकों से इसे अपनाने या तस्करी करने जैसी समस्याओं के कारण इसे पूरी तरह से नहीं सहेजा जा सका है। अगर हम 4 C's यानी कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स, कॉर्पोरेशन यानी कि संस्कृति, रचनात्मकता, व्यापार और सहयोग को अपनाएं, तो हम अपनी समृद्ध विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा बढ़ा सकते हैं और साथ ही भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति भी बना सकते हैं।